नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जीके और जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग का ये वीडियो सेट नंबर 1 रहने वाला है और इसके आगे और भी ढेर सारे वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग देखते हैं हमारा इस वीडियो का इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो भी मैंने आपके लिए लाया है वो क्या क्या है। चलिए हम लोग ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है। दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है कि सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में कौन नहीं आता है। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए हैं उसमें देखिए, तो यहाँ दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ जो है दोस्तों वो सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है। तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर जो है बी, ये आपको आंसर के रूप में लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लें हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 जो है इसमें यह प्रावधान है कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप कारखानों में या किसी भी आप नियोजन में आप उसको नहीं रख सकते हैं। ठीक है, खानों वगैरह में आप उससे काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 24 के तहत जो है यह प्रावधान है, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 24। चलिए दोस्तों देखिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। दोस्तों लिथियम जिसका सिंबल क्या होता है, Li होता है। क्या होता है, Li। ठीक है, लिथियम का सिंबल क्या होता है, Li होता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कहता है, लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 3। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि लिथियम नाभिक में जो है वो 3 प्रोटॉन होते हैं, तो आपको ये याद रखना है। और आप जानते हैं कि लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 3 होगा, क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है किसी भी तत्व के नाभिक में उतना उसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होता है। तो लिथियम का परमाणु संख्या आप याद रखेंगे कितना, 3 होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि लिथियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है तो आपको क्या बताना है दोस्तों, 7। ठीक है, लिथियम का द्रव्यमान संख्या कितना बताना है, 7। तो आप इस क्वेश्चन में इतना सारा इन्फॉर्मेशन आप रखेंगे। ठीक है, देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किसका जनसंख्या घनत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों आपको याद होना चाहिए, ठीक है, या आप याद रख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे न्यूनतम स्थान पर आता है। ठीक है, यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर पूछा जाए तो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हमारे भारत में कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका दोस्तों बिहार। क्या होगा, बिहार। तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए लेकिन दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे कि हमारे भारत के सीमा के अंदर जो भी है, चाहे उसमें केंद्र शासित प्रदेश या राज्य सभी में मिला करके अगर बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो दोस्तों दिल्ली का होता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 1968। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6,
दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है। दोस्तों ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो है वो 16 होता है, ठीक है, आप याद रखेंगे। ऑक्सीजन का सिंबल जो होता है वो O होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 16 होता है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान 16, और अगर परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या पूछे तो आपको 8 बताना है। कितना बताना है, 8 बताना है, ठीक है दोस्तों। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आप इस क्वेश्चन से इतना इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कीड़ों और मनुष्यों, पर्यावरण और जीवों के साथ उनके संबंध का अध्ययन करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है कीट विज्ञान। इसका राइट आंसर क्या होगा, कीट विज्ञान। आप इसे याद रखेंगे, कीट विज्ञान, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा कीट विज्ञान। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति असम से हुई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये है भी लिखा चुका है तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, उत्पत्ति असम से हुई थी। आप इसको याद देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सतरिया, ठीक है। सतरिया जो है वो असम का एक नृत्य है, आप इसे याद रखेंगे दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये लावनी कहाँ का नृत्य है। लावनी जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र का नृत्य है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। छऊ कहाँ का नृत्य है, छऊ जो है वो आपका बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का नृत्य है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 9, संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी से किसकी जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अष्टाध्यायी जो है वो व्याकरण से संबंधित लिखा हुआ है, ठीक है। पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखा हुआ है वो व्याकरण का इसमें हम लोग को व्याकरण की जानकारी मिलता है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने विभाजन के दौरान कौन सा उत्पादन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। ठीक है दोस्तों, देखिए भारत ने विभाजन के दौरान कौन सा उत्पादन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। तो इसका राइट आंसर होगा कपास, ठीक है। कपास के लिए जो एकदम बिल्कुल सूटेबल ज़मीन होता है, तो विभाजन के दौरान ये कपास का उगाने वाला जो भूमि होता है उसका बहुत ज़्यादा भाग जो है वो पाकिस्तान में चला गया, तो जिसके कारण भारत जो है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कपास के उत्पादन के लिए जो ज़मीन होता है ये खो दिया, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। आपको ये बताना है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण का अध्ययन क्या कहलाता है। ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ध्वनिकी। क्या होगा इसका राइट आंसर, ध्वनिकी। आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, 1976 का 40वां संविधान संशोधन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 297। क्लियर है दोस्तों, अनुच्छेद 297, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा ये हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, इसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो कार्य करने की दर जो है उसे हम लोग शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शक्ति।
आप याद रखें, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। और हम लोग जानते हैं कि शक्ति का जो यूनिट होता है, जिसको हम लोग पावर के रूप में जानते हैं शक्ति को, तो इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है दोस्तों वाट। शक्ति को किस रूप में नापते हैं? वाट में नापते हैं, ठीक है, वाट में। वाट, उससे बड़ा अगर कोई पावर को नापना है तो हम लोग किलो वाट में नापते हैं, ठीक है दोस्तों। वाट हो गया, किलो वाट हो गया, गीगा वाट हो गया, ठीक है। इस टाइप का बहुत सारा ये इसमें देखेंगे कि यूनिट होते हैं, ठीक है दोस्तों। एक जो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है एचपी, ठीक है, एचपी हॉर्स पावर, ठीक है। हॉर्स पावर जो है ये भी क्या है? ये शक्ति को मापने का एक इकाई है। तो हॉर्स पावर में हम लोग क्या देखेंगे? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर में कितना वाट के बराबर शक्ति होता है। तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ देना पड़ेगा 746 वाट। यानी 1 HP में दोस्तों, 1 HP में जो है वो 746 वाट, कितना? 746 वाट जो है वो शक्ति होता है, ठीक है। यानी 1 HP, 1 HP बराबर 746 वाट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मुगल दरबार के कालक्रम किस भाषा में लिखे गए हैं? दोस्तों मुगल काल का जो भी कालक्रम है, मुगल दरबार का जो भी कालक्रम है उसको फारसी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। मुगल दरबार के कालक्रम को फारसी भाषा में लिखा गया है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? 2011 के जनसंख्या के अनुसार यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 2011 के जनगणना के अनुसार जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो किसका है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, बिहार, ठीक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक है, तो आप इसे याद रखेंगे। और आपने अभी कुछ क्वेश्चंस के पहले आपने देखा था कि अगर जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बात करें तो सबसे कम किसका जनसंख्या घनत्व है? अरुणाचल प्रदेश का। आपको अभी ये कुछ समय पहले ही ये क्वेश्चन में आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दोस्तों, विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों औषधि में, ठीक है। किस में दिया जाता है? औषधि में दिया जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। और यह किस दिन दिया जाता है दोस्तों? ये 1 जुलाई को दिया जाता है। किस दिन? 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई को, ठीक है। और इसी दिन जो है वो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कहता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नरसिम्हा समिति, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, नरसिम्हा समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। इसका आंसर ये जो है नरसिम्हा समिति, आप इसे याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की में आप जाएंगे तो देखेंगे कि आपको ये क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसे बढ़िया ढंग से याद कर ले, इसे याद ही कर लीजिए आप, ठीक है, कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना जो है वो नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर की गई, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 कहता है BCG टीकाकरण किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? BCG टीकाकरण किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये तपेदिक, ठीक है, जिसे हम लोग टीबी के नाम से भी जानते हैं। तो टीबी का रोकथाम के लिए या तपेदिक जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में, ठीक है, और भी जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें मैं GS वाले वीडियो में मैं BCG का फुल फॉर्म बताया था आप लोगों को, है ना। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि BCG का फुल फॉर्म क्या होता है,
ठीक है। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है आप हमें बताइए। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में चिकित्सा के विषय में निम्न में से किसका योगदान था। तो दोस्तों प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका योगदान था। तो इसका राइट आंसर होगा चरक। ठीक है। चरक के द्वारा जो है वो चरक संहिता की रचना की गई थी। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि चरक जो है वो कनिष्क का दरबारी चिकित्सक के रूप में काम करता था। ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। और इनका जो है चरक का वो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान था। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है देखिए। बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाक विज्ञान। क्या होगा दोस्तों, शाक विज्ञान। ठीक है। या तो फिर आप इसे याद रख सकते हैं शाक कृषि। ठीक है। क्या याद रखेंगे, शाक कृषि। यहाँ ऑप्शन में शाक कृषि दिया हुआ है तो आप शाक कृषि देख सकते हैं इसको आंसर के रूप में। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने टोटल 20 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया और ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो ये सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे ढंग से तैयार करें और ताकि आप अगर एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो आप अच्छे ढंग से उसको बना पाएँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।